अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। आखिर खुदा खुदा करके हम टोरंटो पहुंच ही गए। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो मेरे साथ ही टोरंटो पहुंचे थे। टोरंटो में हमारे कार्ड एक जगह चेक किए गए थे, लेकिन ये चेकिंग सिर्फ कार्ड तक ही महदूद रही, क्योंकि चेक पोस्ट पर और भी कई अफराद और औरतें मौजूद थीं। और फादर ने हमारे साथ जो आदमी भेजा था, इसका नाम फ्रॉस्ट था। मैं बावजूद फ्रॉस्ट के कहने के सुपर मास्टर के अड्डे में ना गया था, बल्कि मैंने फ्रॉस्ट को कहा था कि वो सुपर मास्टर को हमारे पास ले आए, और जब तक इस तफसीली बात नहीं होगी मैं अंदर नहीं जाऊंगा। और फिर फ्रॉस्ट ने वापस आकर जो कुछ कहा, इस पर मेरे साथी मेरी पेशबंदी पर हैरान रह गए। फ्रॉस्ट ने बताया था कि सुपर मास्टर के अड्डे को फौज ने घेर रखा है और बड़े अफसरान आए हुए हैं। ओह, तो मुझे ये बताओ कि मेजर फ्रांसो का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो तो यहाँ से कोई दूर है, फ्रॉस्ट ने कहा। तुम हमें वहाँ ले चलो, मैंने कहा। आप वहाँ क्या करेंगे? वहाँ तो फौज का पहरा होता है, फ्रॉस्ट ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम वहाँ चलो तो सही, तुम अंदर ना जाना, मैंने कहा, और फ्रॉस्ट सर हिलाता हुआ आगे बढ़ने लगा। हमने इस हेडक्वार्टर पर कब्जा करना है और फिर फौरी तौर पर आगे बढ़ना है, वरना और कोई सूरत नहीं है, इसलिए सब तैयार रहें, मैंने अपने साथियों से कहा, और सबने इस बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद हम एक छोटी सी इमारत के सामने पहुंच गए। यहाँ एक अहाता था जिसके अंदर छोटी सी इमारत थी। इमारत पर एकेडमी फौज का मखसूस झंडा लहरा रहा था, लेकिन वहाँ कोई पहरेदार नजर नहीं आ रहा था। तुम अब कहाँ जाओगे? मैंने फ्रॉस्ट से कहा। मैं तो अभी इसी वक्त वापस जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता जनाब, फ्रॉस्ट ने कहा। ठीक है, तुम जा सकते हो, मैंने कहा। तो फ्रॉस्ट हमें सलाम करके वापस मुड़ा और थोड़ी दूर बाद वो हमारी नज़रों से दूर हो गया। आओ असला ले लो, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि फायरिंग ना हो, मैंने कहा, और हम सब इलाके में दाखिल हो गए। फिर थोड़ी सी जिद्दोजहद के बाद हमने इस इमारत पर कब्जा कर लिया। वहाँ सिर्फ 7 आदमी थे जिन्हें आसानी से कवर कर लिया गया। इनमें से एक ने बताया कि यहाँ सिर्फ मेजर फ्रांसो की रिहाइश है और ऑफिस है, जबकि बाकी फौज अलहदा इलाके में रहती है और इनका अमली इंचार्ज कैप्टन डेविस है। इस वक्त मेजर फ्रांसो, कैप्टन डेविस और डास्का एजेंसी के सेकंड चीफ रीटर जोलिन अपने साथियों के साथ किसी खुफिया अड्डे पर रेड के लिए गए हुए हैं। मैं समझ गया कि सब सुपर मास्टर के अड्डे पर गए हैं। ये बात सुनकर मैंने फैसला कर लिया था कि अब रीटर जोलिन को पहले कवर करूंगा, फिर आगे कोई काम हो सकेगा। चुनाचा इन सब आदमियों को हलाक कर दिया गया। मैं और मेरे साथी इस मेजर फ्रांसो के इंतजार में वहीं अंदर छुप गए। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद एक जीप अहाते में दाखिल हुई। ओके, अब तुम जाओ, सुबह आ जाना, जीप से उतरने वाले एक लंबे कद और भारी जिस्म के आदमी ने मुड़कर जीप के ड्राइवर से कहा, और जीप ड्राइवर ने बैक की ओर वापस चला गया, जबकि वो आदमी फौजी अंदाज में चलता हुआ आगे बढ़ा। फिर जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, सफदर और तनवीर ने इसे छाप लिया। यह आदमी मेजर फ्रांसो था। मैंने इससे तफसीली पूछ-गुछ करके मतलब की तमाम मालूमात हासिल कर ली। इसके साथ साथ मैंने मेजर फ्रांसो से रीटा जोलिन और उसके साथियों के बारे में भी मालूमात हासिल कर ली। इस इमारत का फ़ोन नंबर भी मालूम कर लिया जहाँ रीटा जोलिन रिहाइश पजीर थी। मेजर फ्रांसो को बेहोश कर दिया गया। मैंने रिसीवर उठाकर रीटा जोलिन के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बआसानी किसी की भी आवाज़ निकाल लेता था, मैंने रीटा जोलिन को फ्रांसो बनकर कॉल की। दूसरी तरफ से जब रीटा जोलिन ने फ़ोन अटेंड किया तो मैंने मेजर फ्रांसो की आवाज़ और लहजे में अपने ग्रुप की गिरफ्तारी के बारे में बताया। रीटा का अंदाज बता रहा था कि वह हमारे जिंदा होने की वजह से वहाँ आने से कतरा रही है, लेकिन मैंने आखिरकार इसे वहाँ आने पर आमादा कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद एक जीप अहाते में पहुंचकर रुक गई। रीटा जीप से उतरकर तेज कदम उठाती जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, मैंने इसी कनपट्टी पर मुड़ी हुई उंगली का हुक पूरी कुव्वत से मारा। रीटा एक ही दर्द खाकर बेहोश हो गई। मेरे कहने पर मेरे साथियों ने इसे भी मेजर फ्रांसो के साथ एक कुर्सी पर रस्सियों से जकड़ दिया। अब तुमने इस इमारत पर रेड करना है जहाँ रीटा के आदमी मौजूद हैं। वहाँ पहले बेहोश कर देने वाली गैस फायर करना, फिर अंदर जाकर इन सबको हलाक कर देना। मैंने अपने साथियों से मुखातिब होकर हिदायत दी। लेकिन साहब, इससे क्या होगा? सुबह होते ही जैसे ही इनकी लाशें मिलेंगी यहाँ हंगामा बर्पा हो जाएगा, सफदर ने कहा। यह ठीक कह रहा है सफदर, हमें असल खतरा रीटा और इसके आदमियों से है। ये लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं, जबकि आम फौजी इस अंदाज में काम नहीं कर सकते, जूलिया ने कहा। लेकिन फिर इस रीटा जोलिन का भी तो खात्मा करना होगा, सफदर ने कहा। वो भी कर लेंगे, तुम पहले ये काम तो करो, मैंने कहा। और फिर जूलिया के अलावा तनवीर, सफदर और साले कैप्टन शकील इमारत से बाहर चले गए। तुम इनका ख्याल रखो, साथियों के वापस आने तक मैं बाहर रहूंगा, मैंने जूलिया से कहा। लेकिन अगर इस दौरान कोई फ़ोन आ गया तो फिर, जूलिया ने कहा। मैं फ़ोन की घंटी सुनकर यहाँ आकर फ़ोन अटेंड कर लूँगा, बेफिक्र रहो। मैं नहीं चाहता कि अचानक कोई हमारे सरों पर पहुंच जाए, मैंने संजीदगी से कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। मैं अहाते में आकर एक जीप की ओट में खड़ा हो गया, और फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद मुझे अपने साथी अहाते में दाखिल होते दिखाई दिए।
क्या रिपोर्ट है? मैंने जीप की ओर से बाहर आते हुए कहा। काम हो गया है, 7 आदमी वहां मौजूद थे, इनकी गर्दनें तोड़कर इन्हें नीचे तहखाने में डाल दिया गया है, सफदर ने कहा। ठीक है, अब तुम यहाँ ड्यूटी दो, मैं इस मेजर फ्रांस और रीटा जोलिन से मुज़ाकरात कर लूँ, मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और तेजी से वापस मुड़कर अंदर दाखिल हुआ। थोड़ी देर बाद ही मैं इस कमरे में दाखिल हुआ जहां मेजर फ्रांस और रीटा जोलिन दोनों कुर्सियों पर रस्सियों से बंधे हुए मौजूद थे। इन्हें अभी तक होश नहीं आया था। हैरत है, मैंने हैरत से कहा। होश आया था, मैंने दोबारा इनको बेहोश कर दिया, जूलिया ने कहा। तुम्हें इन्हें मारने की क्या जरूरत थी? सिर्फ बेहोश हो जाने का हुक्म देना ही काफी था, मैंने मुस्कुराकर कहा। तुमने आज तक मेरा कोई हुक्म भी नहीं माना तो ये कैसे मान लेते? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा तो मैं भी बेख्तियार हंस पड़ा। मैं तो हमेशा हुक्म की तामील के लिए ही कोशा रहा हूँ, लेकिन ये सफदर असल में डंडी मार जाता है, मैंने कहा। इसके साथ ही मैं आगे बढ़ा और मैंने मेजर फ्रांसो का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद ही इसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए। मैंने हाथ हटा दिए, पीछे हटकर मैं कुर्सी पर बैठ गया। जूलिया भी एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। रीटा के साथियों का क्या हुआ? जूलिया ने पूछा। तनवीर की मौजूदगी में कौन सा काम अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकता, मैंने कहा तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। तुम अपना ख्याल रखा करो, किसी वक्त वाकई तनवीर के हाथों नुकसान न उठा लो, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वो शायद खुशगवार मूड में थी। इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है कि इसकी वजह से अब तक 3 बार हाँ करने से ही मैं रूम चला आ रहा हूँ। तुम बहरहाल छोड़ो और कोई बात करो। जूलिया बात करते करते मौजू बदल गई और मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इससे पहले कि मैं कोई और बात करता, मेजर फ्रांसो ने कराहते हुए आंखें खोल दी। इसके साथ ही इसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की। जाहिर है रस्सियों में जकड़े होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गया। ये सब क्या है? मैंने तुम्हें सब कुछ तो बता दिया है, फिर तुमने मुझे किस लिए बांधा है? आखिर तुम कौन हो? ओ मैडम, रीटा जोलिन भी यहाँ मौजूद है, ये सब क्या हुआ है? मेजर फ्रांसो ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में इधर उधर सामने बैठे हुए मुझे और जूलिया की तरफ देखते हुए कहा। मेजर फ्रांसो, हम वही हैं जिनकी तलाश के लिए तुमने सुपरमास्टर के अड्डे को घेर रखा था। मेरी बात सुनकर मेजर फ्रांसो इस अंदाज में झटके खाने लगा जैसे इसके जिस्म में लाखों वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट अचानक गुजरने लग गया हो। इसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फैलती चली जा रही थी। ओह, तुम यहाँ मेरे हेडक्वार्टर में? क्या मतलब? तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गई? ये सब कैसे हो गया? मेजर फ्रांसो ने बुकलाए हुए लहजे में कहा और इसकी हालत हकीकतन बेहद ख़राब हो गई थी। तुम अभी हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन ये रीटा सब कुछ जानती है और मैंने इसे अभी होश नहीं दिलाया क्योंकि इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर देना है। ये जज्बाती औरत है जबकि तुम मुझे संजीदा और समझदार दिखाई दे रहे हो, मैंने कहा। तुम क्या चाहते हो? इस बार मेजर फ्रांसो ने कदरे संभले हुए लहजे में कहा। हमने टोरंटो के शुमाल मगरबी इलाके के अंदर मौजूद डार्क स्काई एजेंसी के हेडक्वार्टर से BR मिसाइल का फार्मूला हासिल करना है जो इन्होंने पाकिस्तान से हासिल किया था, और बस, मैंने खुश्क लहजे में कहा। लेकिन इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे तो इस हेडक्वार्टर से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं तो यहाँ टोरंटो कस्बे का इंचार्ज हूँ, मेजर ने कहा। तुम हमें तफसीलात तो बता सकते हो, मैंने कहा। सॉरी, ये मुल्क से गद्दारी है और मैं बतौर फौजी मुल्क से गद्दारी किसी सूरत नहीं कर सकता, चाहे तो मुझे हलाक ही क्यों न कर दो, मेजर फ्रांसो ने संभले हुए लहजे में कहा। मैंने तुमसे ऐसी कोई बात नहीं पूछनी जिससे तुम पर गद्दारी का इल्ज़ाम लग सके, मैंने बजाय गुस्से के इंतहाई नरम लहजे में कहा तो मेजर फ्रांसो बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। तुम क्या पूछना चाहते हो? मेजर फ्रांसो ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हेडक्वार्टर के में एक फौजी छावनी है, तुम मुझे सिर्फ इस छावनी के इंचार्ज के बारे में बता दो, मैंने पूछा। इसका नाम पूछ रहे हो? मेजर फ्रांसो ने कहा। हाँ, इसका नाम कर्नल डरमन है, मेजर फ्रांसो ने कहा। कर्नल डरमन का फ़ोन नंबर क्या है? मैंने पूछा। मुझे नहीं मालूम और ना मेरे इससे कोई ताल्लुक है, मेजर फ्रांसो ने जवाब दिया। मेजर फ्रांसो, फ़ोन नंबर बताना तो गद्दारी के ज़मरे में नहीं आता, ये तो यहाँ की एक्सचेंज को फ़ोन करके भी मालूम किया जा सकता है, मैंने कहा तो मेजर फ्रांसो बेख्तियार चौंक पड़ा। फिर इसने नंबर बता दिया। कर्नल डरमन का कदोकामत और हुलिया क्या है? मैंने पूछा। मैं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मेजर फ्रांसो ने कहा। वो एक बाज़िद्दी अफसर था। ओके, तुम्हारी मर्जी, मैंने तो कोशिश की थी कि तुम हलाकत से बच जाओ और तुम्हारा ज़मीर भी दागदार ना हो, लेकिन अगर तुम खौम खा के जिद करके मरना ही चाहते हो तो फिर ऐसा ही सही। मैंने जेब से एक मशीन पिस्टल निकाल लिया। मेरे चेहरे पर इंतहाई सफाकी के तासुरात उभर आए थे। ओह, रोको रोको रोको, बताता हूँ, मेजर फ्रांसो ने अचानक कहा। इसके साथ ही तेजी से सब कुछ बताना शुरू कर दिया। कर्नल डरमन, तुम्हारा क्या लगता है रिश्ते में? मैंने कहा तो मेजर फ्रांसो बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? मेजर फ्रांसो ने कहा। तुमने जो हुलिया बताया है वो तुम्हारे बुनियादी खदोखाल से मिलता है, इसलिए या तो ये कर्नल डरमन तुम्हारा हकीकी भाई है या फिर फर्स्ट कज़न है, मैंने कहा तो मेजर फ्रांसो की आंखें एक बार फिर हैरत से फैलती चली गई। तुम क्या हो? तुम कैसे ये सब कुछ जान लेते हो? मेजर फ्रांसो ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा। मैं तुम्हें हलाकत से बचाना चाहता हूँ मेजर फ्रांसो, और कुछ भी नहीं, मैंने मुस्कुराकर कहा।
कर्नल डरमन मेरा खालादाद भाई है और मेरी बहन का शोहर भी है, मेजर फ्रांसो ने कहा। क्या तुम्हारी बहन भी छावनी में रहती है? मैंने कहा। नहीं, वो दारुल हुकूमत में रहती है, यहाँ फैमिलीज नहीं रहती, मेजर ने कहा। जूलिया, इसे हाफ ऑफ कर दो, मेजर ने कहा तो जूलिया तेजी से उठी और मेजर फ्रांसो की तरफ बढ़ गई। क्या मतलब? मेजर फ्रांसो ने घबराए हुए लहजे में कहा, लेकिन दूसरे लम्हे इसके हलक से बेख्तियार चीख निकल गई। जूलिया ने हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का दस्ता इसी कनपट्टी पर जड़ दिया था। फिर दूसरी तरफ के साथ ही इसी गर्दन ढलक गई तो जूलिया वापस मुड़ आई। तुम करना क्या चाहते हो? क्या इस कर्नल डरमन से बात करोगे? मेजर फ्रांसो की आवाज़ में जूलिया ने कहा। हाँ, लेकिन नतीजा क्या निकलता है इसका भी अंदाज़ा नहीं है। बहरहाल एक कोशिश तो की जा सकती है, मैंने कहा और इसके साथ ही मैंने रिसीवर उठाया, नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मेजर फ्रांसो बोल रहा हूँ, कर्नल डरमन से बात कराओ, मैंने मेजर फ्रांसो की आवाज़ और लहजे में कहा। ओ साहब तो बेडरूम में चले गए हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। बात कराओ मेरी, समझे, मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। यस सर, होल्ड करें सर, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो फ्रांसो, क्या बात है? डरमन बोल रहा हूँ। इस वक्त कैसे फ़ोन किया है? चंद लम्हों बाद एक बदतकल्लुफाना मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजे में भी हैरत थी। क्या तुम ब्लैक स्काई एजेंसी के सेकंड चीफ रीटा जोलिन को जानते हो? मैंने इस बार बेतकल्लुफाना लहजे में कहा। हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। क्यों, क्या हुआ है? कोई ख़ास बात है? दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। तो फिर तुम इनसे खुद ही बात कर लो, मैं तो कुछ भी कह नहीं सकता, मैंने कदरे झुलाए हुए लहजे में कहा। रीटा जोलिन बोल रही हूँ, सेकंड चीफ ऑफ ब्लैक स्काई एजेंसी, मैंने रीटा जोलिन के अंदाज और लहजे में बात करते हुए कहा। कर्नल डरमन बोल रहा हूँ मैडम। क्या बात है मैडम? दूसरी तरफ से कदरे मौतबाना लहजे में कहा गया। आपको मालूम है कि हम चीफ सेक्रेटरी साहब के खुसूसी हुक्म पर यहाँ पाकिस्तानी एजेंटों के खात्मे के लिए आए हुए हैं। यस मैडम, मुझे मालूम है मैडम, हमें इसकी बाकायदा इतला दी गई थी, लेकिन मसला क्या है मैडम? दूसरी तरफ से कहा गया। पाकिस्तानी एजेंट आपके बेस कैंप में दाखिल हो चुके हैं, हमारे पास हतमी इतला है और मैं इस सिलसिले में बेस कैंप आना चाहती हूँ ताकि इनको वहाँ ट्रेस करके इनका खात्मा कर सकूँ। लेकिन मेजर फ्रांसो बजिद हैं कि वो लोग यहाँ भी नहीं पहुँचे हैं और बेस कैंप में भी नहीं गए होंगे। मैं चाहूँ तो इन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल कर सकती हूँ, लेकिन इन हालात में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती, इसलिए मैंने सोचा है कि आपसे बात की जाए। मैंने रीटा जोलिन की आवाज़ और लहजे में बात करते हुए तमाम बातें कही थी। मैडम, ये बात तो तय है कि पाकिस्तानी एजेंट यहाँ दाखिल हो ही नहीं सकते। यहाँ एक एक कदम पर चेकिंग होती है, तमाम कंप्यूटराइज्ड चेकिंग है, इसलिए आपको जिसने भी इतला दी है गलत है, कर्नल डरमन ने कहा। आप इन पाकिस्तानी एजेंटों को नहीं जानते, इनके सामने आपका कंप्यूटर कोई हैसियत नहीं रखता। इन्होंने ऐसी बेशुमार लेबॉर्ट्रीज और हेडक्वार्टर तबाह किए हुए हैं जिनमें दुनिया के टॉप और जदीद तरीन कंप्यूटर काम करते थे। अलबत्ता आपको यकीन दिलाने के लिए यह हो सकता है कि आप यहाँ टोरंटो में मेजर फ्रांसो के मिलिट्री हेडक्वार्टर में आ जाएं। यहाँ सबूत मौजूद हैं जो आपको दिखाए जा सकते हैं। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आपको वहाँ अलर्ट किया जा सके। हमने तो बहरहाल यहीं रहना है, लेकिन जिस तरह आप अब कह रहे हैं ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं आपको सबूत दिखाना चाहती हूँ ताकि आप इस तरह मुतमईन ना रहें और अलर्ट रहें। मैंने कहा। ठीक है मैडम, मैं हेलीकॉप्टर पर आ जाता हूँ, आप मेजर फ्रांसो से मेरी बात कराएं, कर्नल डरमन ने कहा। यस, मेजर फ्रांसो बोल रहा हूँ, मैंने फ़ौरन ही आवाज़ बदलकर और लहजा बदलकर मेजर फ्रांसो की आवाज़ और लहजे में कहा। मेजर फ्रांसो, आपने सबूत देखे हैं? वो क्या सबूत हैं? कर्नल डरमन ने कहा तो मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। जनाब, मैडम रीटा ने एक आदमी पकड़ा है, इसके पास बेस कैंप का मखसूस कंप्यूटराइज कार्ड भी है। इससे एक ट्रांसमीटर भी बरामद हुआ है जिसमें कॉल टेप हो जाती है। इस टेप से मालूम हुआ है कि इसकी पाकिस्तानी एजेंटों के साथ कोड में गुफ्तगू हुई थी। इस कोड के मुताबिक वो बेस कैंप में दाखिल होने में कामयाब हो चुके हैं। मैडम रीटा ने इस ट्रांसमीटर के जरिए बेस कैंप में इनके लिए छुपने की जगह भी मखसूस कर ली है, लेकिन जाहिर है वो तो कभी इस बेस कैंप में आई ही नहीं है, इसलिए वो इस सिलसिले को तफसील से तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहती हैं। इन्होंने जब मुझे धमकी दी कि वो चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरी शिकायत करती हैं तो मैंने आपके साथ बात कराई है, मैंने मेजर फ्रांसो के लहजे में बात करते हुए कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, ये वाकई इंतहाई अहम मामला है, हमें बहरहाल हर तरफ से चौकन्ना और मोहतात रहना चाहिए, कर्नल डरमन ने कहा। आप थोड़ी देर के लिए आ जाएं ताकि मैडम रीटा जोलिन मुतमईन हो जाए, मैंने कहा। ओके, मैं आधे घंटे के अंदर पहुंच रहा हूं, दूसरी तरफ से कहा गया। मैंने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। अब बाहर जाकर अपने साथियों को सारी बात बता दो ताकि वो इसको कवर कर सके, हो सकता है वो अकेला ना आए। मैंने जूलिया से कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया और उठ खड़ी हुई। वैसे तुम वाकई जादूगर हो, आज मुझे भी यकीन आ गया, जूलिया ने कहा तो मैं बेख्तियार हंस पड़ा। काश ऐसा होता तो कोई काफ की परी मेरी कैद में होती, मैंने तवील सांस लेते हुए कहा। जूलिया देर लब मुस्कुराती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। फिर आधे घंटे बाद मुझे बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी।
मैं उठकर दरवाजे की ओट में खड़ा हो गया। हेलीकॉप्टर लैंड होने के चंद लम्हों बाद एक हल्की सी चीख मेरे कानों में पड़ी और थोड़ी देर बाद सफदर कांधों पर एक आदमी को उठाए अंदर दाखिल हुआ। इस आदमी ने बाकायदा फौजी यूनिफॉर्म पहना हुआ था। इसे कुर्सी पर डाल दो। अकेला था या कोई और भी साथ था, मैंने पूछा। एक हेलीकॉप्टर का पायलट था, इसे भी कवर कर लिया गया है, सफदर ने कांधे पर लदे हुए कर्नल डरमन को कुर्सी पर डालते हुए कहा। इसे ऑफ कर दो, मैंने कहा और सफदर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। इसी लम्हे जूलिया अंदर दाखिल हुई। मैंने जूलिया की मदद से कर्नल डरमन को कुर्सियों के साथ रस्सी से बांध दिया, फिर इसका मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद इसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होना शुरू हो गए। मैंने हाथ पीछे हटाए और कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मेरे चेहरे पर गहरी संजीदगी के तासुरात नुमाया थे। ये सब क्या है? कर्नल डरमन ने होश में आते ही उठने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। इसके साथ ही इसने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा तो इसकी हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई। तुमने मेजर फ्रांसो को तो पहचान लिया होगा कर्नल डरमन। अलबत्ता ये बता दूं कि इसके साथ वाली कुर्सी पर ब्लैक स्काई एजेंसी के सेकंड चीफ रीटा जोलिन है और मेरा नाम -0 है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने कहा तो कर्नल डरमन की हालत देखने वाली हो गई। इसका अंदाज़ा ऐसा था जैसे इसे अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा हो। क्या मतलब? ये सब क्या है? तुमने यहाँ कैसे कब्जा कर लिया है? ये सब कैसे हो गया? अभी कुछ देर पहले तो मेरी बात हुई है, कर्नल डरमन ने कहा। वो सब गुफ्तगू मैंने तुमसे की थी और मैं ये सब कुछ इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम पूरी तरह होशो हवास में आ जाओ, मैंने कहा। वेरी बैड, मुझे तसव्वुर भी नहीं था। वेरी बैड, कर्नल डरमन ने कहा। अब तुम मुझे बताओगे कि बेस कैंप से डीएस हेडक्वार्टर कैसे पहुंचा जा सकता है, मैंने कहा। ओ नहीं, हरगिज नहीं, तुम मुझसे कुछ नहीं मालूम कर सकते, कभी नहीं, कर्नल डरमन ने कहा तो मैं कुर्सी से उठा। मैंने कुर्सी से उठकर कुर्सी के एंड सामने रखी और फिर कोट के अंदरूनी जेब से एक तेजदार खंजर निकाल लिया। अभी तुम सब कुछ बताओगे, सब कुछ, मैंने कहा और इसके साथ ही मेरा हाथ तेजी से घूमा और कमरा कर्नल डरमन के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। फिर अभी चीख की बाज़गश्त खत्म नहीं हुई थी कि मेरा बाजू एक बार फिर घूमा। इस बार कर्नल डरमन के हलक से पहले से भी ज़्यादा बुलंद चीख निकली। इसके दोनों नथने आधे से ज़्यादा कट चुके थे और वो तकलीफ की शिद्दत से अपना सर दाएं बाएं मार रहा था। इसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से मस्क हो गया था। अब तुम सब कुछ बताओगे, मैंने कहा और इसके साथ ही मैंने खंजर एक साइड पर रखा और एक हाथ से इसका सर पकड़कर मैंने दूसरे हाथ की मुड़ी हुई उंगली का हुक इसकी पेशानी पर उभरने वाली मोटी सी रग पर मारा। कर्नल डरमन का जिस्म इस तरह कांपने लगा जैसे इसे जाड़े का बुखार चढ़ गया हो। इसकी आंखें उबलकर आधी से ज़्यादा बाहर आ गई थी और चेहरा इंतहाई हद तक मस्क हो गया था। मैंने दोबारा ज़रब लगा दी। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। जनाब कर्नल डरमन, मैं कर्नल डरमन हूँ। कर्नल डरमन के मुंह से इस तरह अल्फाज निकले जैसे कोई टेप रिकॉर्डर चल रहा हो, लेकिन वो मुसलसल अपना नाम बता रहा था और फिर मैंने इससे सवालात करने शुरू कर दिए क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि कर्नल डरमन का शऊर ख़त्म हो चुका है। अब वो लाशऊरी तौर पर सब कुछ बताया चला जा रहा है। मैं मुसलसल सवालात किए जा रहा था। क्या तुम जानते हो कि कर्नल मॉर्गन कहाँ है? मैंने पूछा। नहीं, मैं नहीं जानता, कर्नल डरमन ने डूबते हुए लहजे में कहा। फिर अचानक वो खामोश हो गया। इसकी गर्दन ढलक गई, इसके साथ ही इसकी आंखें बेनूर हो गईं। मैंने एक तवील सांस लिया और इसके सर से हाथ हटाया और उठ खड़ा हुआ। मैंने झुककर खंजर उठाकर कर्नल डरमन की यूनिफॉर्म साफ किया और फिर जेब में डाल लिया। मेरा ख्याल था कि तुम यूनिफॉर्म को ख़राब नहीं करोगे ताकि इस यूनिफॉर्म में वहाँ हम में से कोई पहुँच सके, जूलिया ने कहा। नहीं, एक तो हमारे पास मेकअप का जदीद सामान नहीं है और दूसरी बात यह है कि वहाँ तमाम तर कंप्यूटराइज चेकिंग है, इसलिए ये आइडिया वहाँ काम नहीं दे सकता, मैंने कुर्सी से उठते हुए जूलिया से कहा। तो फिर क्या करोगे? जूलिया ने सवाल किया।